नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हम द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। सबसे पहले है राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी कहानी जान लीजिए। तो इसकी कहानी ये थी कि एक मशहूर लॉयर राम जेठमलानी और कुछ अन्य रिटायर्ड ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की। मुद्दा क्या था? उनका कहना था कि बहुत सारे बड़े इंडियन बिजनेसेस और नेताओं ने अपना काला धन विदेशी बैंक में छुपा कर रखा है। मतलब वो उनका ये कहना था कि इंडिया के बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हैं और बहुत सारे करप्ट नेता हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को विदेशी बैंक्स जैसे खास करके स्विस बैंक का नाम आपने सुना होगा में छुपा कर रखा है। तो उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि सरकार को ऑर्डर दिया जाए कि वो इस पैसे को वापस लाएं और उन लोगों के नाम रिवील किए जाएं जिन्होंने पैसा बाहर भेजा है। सरकार का क्या कहना था इस पे? सरकार ने उस वक्त कहा कि उनके पास कुछ नाम तो हैं लेकिन वो इन्हें पब्लिक नहीं कर सकते। सरकार का आर्गुमेंट था कि उन्होंने दूसरे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA किया है, जिसके मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कानूनन बंधे हुए हैं। इसका मेन इशू क्या था? सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल थे। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज जो कि DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बहाना बनाकर सरकार जनता से जानकारी छुपा सकती है? और दूसरा था कि क्या काला धन देश की सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए थ्रेट है? और क्या कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए अपनी खुद की कमेटी बना सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सरकार को कड़ी फटकार लगाई और एक लैंडमार्क डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, इसलिए कोर्ट ने SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसके हेड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस MB शाह और जस्टिस अरिजीत पसायत थे। कोर्ट ने साफ किया कि जब मामला करप्शन और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का हो तो आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ और आर्टिकल 19 मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जनता को जानने का हक है। DTAA की सीक्रेसी अनअकाउंटेड मनी को छुपाने के लिए यूज नहीं की जा सकती। और जो कि लीगल इशू था कि क्या काला धन देश की सुरक्षा और इकोनॉमी के लिए थ्रेट है, उस पर कोर्ट ने कहा कि काले धन को देश की इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बताया। और कोर्ट के दबाव के बाद सरकार को उन लोगों के नाम बंद लिफाफे मतलब सील्ड कवर में कोर्ट को देने पड़े जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। फिर दूसरा केस क्या था? विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये झारखंड के एक बड़े स्कैम से जिसमें कई बड़े नेता और ऑफिसर शामिल थे। विनोद कुमार पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रची और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ठिकाने लगाने में मदद की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। विनोद कुमार ने ट्रायल और हाई कोर्ट में बेल की गुहार लगाई लेकिन उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो जा रही थी। तो जो ये रिजेक्शन का रीज़न था वो कोर्ट ने कुछ यूँ बताया कि कोर्ट
पीएमएलए के मतलब कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशंस है। पहली कौन सी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को विरोध करने का मौका मिलना चाहिए और कोर्ट को लगना चाहिए कि आरोपी ने क्राइम नहीं किया है, मतलब प्राइमा फेसाई इनोसेंस। अब क्योंकि स्कैम बहुत बड़ा था और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो हाई कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना कर दिया। इसके बाद विनोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब इसमें लीगल इशू क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मुख्य सवाल थे। क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है क्योंकि पीएमएलए के रूल्स सख्त हैं, भले ही ट्रायल शुरू ना हुआ हो? और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और पीएमएलए के सख्त बेल रूल्स के बीच में किसे ऊपर रखा जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत आज़ादी को ध्यान में रखते हुए विनोद कुमार को बेल दे दी। कोर्ट ने कुछ ज़रूरी बातें कही कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। कोर्ट ने याद दिलाया कि भले ही कानून सख्त हो लेकिन बिना ट्रायल के किसी को अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये प्री ट्रायल पनिशमेंट के बराबर है। और कोर्ट ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन लंबी खींच रही है और ट्रायल शुरू होने में वक्त लगेगा, ऐसे में आरोपी की आज़ादी छीनना गलत है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 45 की शर्तें ज़रूरी हैं लेकिन आर्टिकल 21 मतलब फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं हो सकती। अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो कोर्ट बेल दे सकती है। और चूँकि जो सेकंड कंडीशन होती है कि बेल इस वजह से नहीं ग्रांट की जाती कि आरोपी देश छोड़कर ना भाग जाए, तो कोर्ट ने पाया कि विनोद कुमार देश छोड़कर भागने वाले नहीं हैं और वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं। इस वजह से उनकी बेल अप्रूव कर दी गई। थर्ड केस क्या है? बी रामाराजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कहानी शुरू होती है इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट अकाउंटिंग स्कैंडल से, सत्यम कंप्यूटर्स में कई सालों तक अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब ये बात सामने आई तो सीबीआई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ईडी का क्या एक्शन था? ईडी ने पीएमएलए के सेक्शन 5 का इस्तेमाल करते हुए बी रामाराजू और उनके परिवार की प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया। मतलब सेक्शन 5 बताता है अटैचमेंट के बारे में कि सीज कर दिया। ईडी का कहना था कि ये प्रॉपर्टी सत्यम स्कैंडल के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई हैं। अब बी रामाराजू ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। उनका मेन आर्गुमेंट था कि पीएमएलए क्रिमिनल लॉ है और ये 2005 में पूरी तरह लागू हुआ था, लेकिन जिस स्कैम की बात हो रही वो 2005 से पहले शुरू हो चुका था। तो आप नए कानून को पुराने कामों पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। इसमें लीगल इशू क्या था? हाई कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल थे। क्या पीएमएलए उन ऑफेंसेस पर लग सकता है जो इस कानून के आने से पहले किए गए थे? क्या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब सेक्शन 5 एक पनिशमेंट है? और क्या पीएमएलए के प्रोसेस आर्टिकल 14 मतलब इक्वलिटी और आर्टिकल 21 मतलब लिबर्टी का उल्लंघन करता है? हाई कोर्ट का फैसला कुछ इस तरह आता है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बी रामाराजू की पिटीशन को खारिज कर दिया। पीएमएलए की ताकत को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 के तहत प्रॉपर्टी को अटैच करना कोई सज़ा नहीं है, बल्कि
ये एक सिविल रेमेडियल मीजर है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को सेफ रखा जाए ताकि वो गायब ना हो जाए। और क्योंकि अटैचमेंट सज़ा नहीं है, इसलिए इसे पुराने ऑफेंसेस पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आज आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो पुराने क्राइम से आई है तो उसे PMLA के तहत सीज किया जा सकता है। और कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी हमेशा डायरेक्ट क्राइम से आई हो। अगर क्राइम का पैसा किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है तो उसे भी अटैच किया जा सकता है, भले ही प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी के नाम पर हो। अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो ED उसे भी अटैच कर सकती है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।